हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है मेघना। आज है 5 जून और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। इस डेली करंट अफेयर के सेशन में हम रोज की इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज एंड करंट इवेंट्स इन एमपी को कवर करते हैं। ये सेशन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। Let me share the link, then we will be starting with the session. थोड़े से डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं आपकी क्लासेस में बिकॉज देयर सम टेक्निकल प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, तो सॉरी फॉर दैट। आई होप जल्दी से सॉल्व हो जाए, फिर हम वापस से अपनी नॉर्मल टाइमिंग्स पे रिज्यूम कर पाए। ठीक है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, बस 1-2 दिनों की बात है, ये एडजस्ट हो जाएगा, फिर हम नॉर्मल टाइमिंग से ही क्लासेस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून है एंड 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट की जा सके। ठीक है, कि लोगों को किस तरीके से जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करना है और क्या स्टेप्स लेने हैं, उन्हें क्या क्या चीजों में सुधार करना है, क्योंकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनमें भी हमें सारी चीजें अचीव करनी है 2030 तक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएन जो एनवायरनमेंट दिवस है उसकी शुरुआत कब से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1973 से। 1973 के बाद से हर साल 5 जून को एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हमने देख लिया। अब मेन जो है, अगर आप देखेंगे 2024 में एनवायरमेंट जो डे है उसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, थीम इज डिफरेंट। तो थीम क्या है आपकी? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेजिलेंस। तो आपको थीम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब एनवायरनमेंट डे को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इको डे, एनवायरनमेंट डे एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये इसके अदर नेम्स है। अब सबसे बड़ा योगदान जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का था इसको सेलिब्रेट करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए? तो ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? ये लीड किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट। यहाँ पर एनवायरनमेंट भी आएगा, ये मिसिंग है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये लीड किया जाता है। अब ये जो यूएनईपी है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पहले हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कौन होस्ट करने वाला है? सऊदी अरेबिया। तो हर बार एक डिफरेंट कंट्री इसको होस्ट करती है और इस बार होस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। लैंड रिस्टोरेशन इज द की पिलर ऑफ द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो यूएन का डिकेड है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2021 से 2030 तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए हम मूव ऑन कर रहे हैं इस डे के सेलिब्रेशन से। ठीक है, अगर आप बात करेंगे यूएनईपी की जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको देख लेते हैं। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को ग्लोबली कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। इसकी स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 1972 में आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में एक आउटकम आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं यूएनएचईपी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन यूएन एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें ही आपका ये चीज सामने आई थी उभर कर कि इसको हमें स्टार्ट करना है। और इसके हेडक्वार्टर्स आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि इसके हेडक्वार्टर्स है नैरोबी, केनिया में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके रिलेटेड टू यूएनईपी। इसके बाद से आ जाइए नेक्स्ट न्यूज में। अब आप जानते हैं कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है इस बार के इलेक्शंस में। ठीक है, कौन है जो लीडरशिप की पोजीशन पे रहने वाला है?
ये सारी चीजें आप कल से न्यूज में काफी सुन रहे होंगे। तो हम थोड़ी सी पहले बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड न्यूज भी देख लेंगे। तो अगर आपने दो अलायंसेस का नाम सुना है बड़े बड़े, तो आप सुन रहे होंगे एनडीए के बारे में, विच इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा आप सुन रहे हैं इंडिया ब्लॉक के बारे में। तो इंडिया क्या है आपका? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, है ना। तो इंडिया ब्लॉक, ये दो मेजर अलायंसेस है। अगर हम बात करें एनडीए के बारे में, विच इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो एक सेंटर राइट टू राइट विंग कंजर्वेटिव इंडियन पॉलिटिकल अलायंस है ये, ठीक है। एक राइट विंग कंजर्वेटिव इंडियन पॉलिटिकल अलायंस है, जो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? तो इट इज लेड बाय बीजेपी, राइट विंग बीजेपी के द्वारा इसे लीड किया जाता है, कि वो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है एनडीए के अंदर। अब इसको फाउंड कब किया गया था एनडीए को? तो इट वाज फाउंडेड इन 1998 में, सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था। इसके बाद करेंटली जो है एनडीए ही है, एनडीए अलायंस ही है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है इंडिया में, ठीक है। इंडिया ब्लॉक तो फॉर्म नहीं कर रहा है, कौन सा फॉर्म कर रहा है? एनडीए जो है वो करेंटली गवर्नमेंट बनी हुई है इसकी इंडिया में। अगर हम देखेंगे कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या होता है कि जो एक अलायंस फॉर्म होता है उसमें अलग अलग पार्टीज मिलकर क्या करती है? एक बड़ा सा अलायंस फॉर्म करती है। तो अगर इसमें आप पार्टीज देखेंगे तो सबसे अभी जो न्यूज में भी काफी फेमस है, दैट इज टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, है ना। बेसिकली कहाँ की पार्टी है? आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद अगर हम और पार्टीज के एग्जाम्पल देखें तो आपका जनता दल, जो कि अभी बहुत फेमस है, बिहार का है, और आप जानते ही नीतीश कुमार के बारे में, तो लीडर्स है इसके। इसके बाद से अगर आप देखेंगे थर्ड, शिवसेना जो आपका मेहर वाला है, दैट इज ऑल्सो देयर, शिवसेना हो गया। इसके बाद से एनसीपी है। तो ये सारी पार्टीज जो है आपकी, है ना। शिवसेना अगर मैं बात करी तो मेहर वाला जो है वो पार्ट इसका पार्ट है, ठीक है, एनडीए का पार्ट है। एक शिवसेना है जो कि इंडिया ब्लॉक का भी पार्ट है, जिसको लीड कर रहे हैं आपके उद्धव ठाकरे, तो वो कहां पर आ जाता है? इंडिया ब्लॉक का पार्ट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बेसिक्स हैं थोड़े। अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो ये भी क्या है? एक मल्टी पार्टी पॉलिटिकल अलायंस है, जिसमें इंडिया की सेवरल पार्टीज इंक्लूडेड हैं। इसको कब फाउंड किया गया था? तो इसको फाउंड किया था 2023 में। और यहाँ पे अगर हम पार्टीज देखेंगे तो सबसे बड़ी जो इसमें पार्टी है वो आप जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको लीड कर रही है, तो इट इज लेड बाय आईएनसी, और इंडिया की लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी भी हम इसको कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन सी पार्टीज है, तो आपकी आम आदमी पार्टी हो गई, जिसके लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। फिर इसके बाद से आपका सीपीआई मार्क्सिस्ट हो गया, है ना। इसके बाद से डीएमके देखेंगे तो डीएमके क्या है आपका? द्रविड़ा मुनेत्रा काजिगम, डीएमके, ठीक है। इसको कौन लीड कर रहा है? एमके स्टालिन का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिनको ममता बनर्जी लीड कर रही है। शिवसेना है, उद्धव ठाकरे। समाजवादी पार्टी का काफी नाम है अभी न्यूज में, तो समाजवादी पार्टी हो गई आपकी, है ना, अखिलेश यादव के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बताए हैं बेसिक्स। अभी हम थोड़ा सा इलेक्शन का सिनारियो देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स का सिनारियो रहा है अभी करेंटली, तो इसके बारे में भी जानते हैं, है ना। जिसमें हम थोड़ा सा सीट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन हुआ है, किसको कितनी सीट्स मिली है। तो एक्चुअली अगर आप लोकसभा में देखेंगे, क्योंकि आप लोकसभा पॉलिटी में पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, ठीक है। पार्लियामेंट है, फिर पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा एंड लोकसभा, विच इज द अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, पार्लियामेंट के। तो अगर 543 सीट्स थी, तो 543 सीट्स में से अगर मेजोरिटी चाहिए किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो उसको हाफ सीट्स गेन करनी पड़ती है। अगर हम बात करें 543 में से हाफ सीट्स की, तो लगभग 272 सीट्स जो है होनी चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसने कितनी सीट्स जीती हैं? सिर्फ 240 सीट्स जीती हैं। अब 240 सीट्स में कितनी सीट्स कम है 272 करने के लिए? 32 सीट्स यहाँ पे कम है। तो बीजेपी को इसके लिए क्या करना पड़ा? अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो इतनी सीट्स तो जरूरी है, ये आप कहीं से भी लाइए। तो यहाँ पर बीजेपी क्या फॉर्म कर रहा है? अलायंस फॉर्म कर रहा है, और उसमें दो जो मेजर पार्टीज के नाम आ रहे हैं, दैट इज टीडीपी, जिसके बारे में अभी हमने जाना, तेलुगु देशम पार्टी, और इसके साथ ही साथ एक जेडी का नाम आ रहा है, विच इज जनता दल। तो ये कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी आपकी आंध्र प्रदेश की एंड जनता दल आपका बिहार का है। तो इन दोनों पार्टीज के साथ मेजर अलायंस फॉर्म कर रहा है, दूसरी भी पार्टीज हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर सीट्स की अगर हम बात करें इस एनडीए मतलब अलायंस फॉर्म करने के पास, तो एनडीए के पास अब आ जाती है 292 सीट्स, है ना, आफ्टर फॉर्मिंग दिस अलायंस। और इसके बाद जो इंडिया ब्लॉक है
उसका भी अगर हम पूरा अलायंस देखें कि अलग अलग पार्टीज ने कंट्रीब्यूशन जो भी दिया है तो टोटल 234 सीट्स इसे मिली हैं, तो उतना ज्यादा डिफरेंस अब इनके बीच में नहीं बचा है। ठीक है, एक स्टिफ, हम बोल सकते हैं एक स्टिफ कंपटीशन है इंडिया ब्लॉक के द्वारा एनडीए को कि यहाँ पर इतनी सीट्स जीती गई हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर अलायंस फॉर्म करनी पड़ रही है बीजेपी को, मींस दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर पार्टीज और पार्टनर्स टू मेक गवर्नमेंट, है ना। बीजेपी नॉट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अब ऑन क्लियर मेजोरिटी, पर गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के द्वारा नहीं फॉर्म की जा रही है। जैसा कि एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट किया गया था कि हमने परसों ही पढ़ा था, कल, है ना, कल या परसों हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एग्जिट पोल के द्वारा प्रेडिक्शंस किए गए थे कि बीजेपी जो है इस बार 360 सीट्स जीतने वाली है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं वो सही हो, उसमें भी वेरिएशंस देखे जाते हैं। अगर हम देखेंगे बीजेपी का स्लोगन भी था यहाँ पर कि अब की बार 400 पार, तो 543 में से इन्होंने क्लेम किया था कि 400 सीट्स जीतेंगे, बट ये चीज इतनी इजी थोड़ी ना है कि जितना आप क्लेम करो उतना जीती जाओ, तो यहाँ पर इसमें भी वेरिएशंस देखे गए हैं, है ना। इसके बाद अगर कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में आती हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टी है, ठीक है, अब ये पार्टी हम मान लेते हैं बीजेपी है, और वो क्या कर रही है, छोटी पार्टीज का भी सहारा ले रही है ताकि एक अलायंस फॉर्म करके मेजोरिटी सिक्योर की जा सके और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। तो अब यहाँ पे बीजेपी कोई पॉलिसी बनाती है इनके साथ ही मिलकर, क्योंकि ये लोग भी गवर्नमेंट के पार्ट हैं हम, तो पॉलिसीज बनाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी इनकी आइडियोलॉजीज ऑब्वियसली डिफरेंट ही होती है, ये किसी और चीज को सपोर्ट करते हैं कि किसी और चीज को करते हैं, तो पॉलिसीज कभी कभी इनकी मैच नहीं करती, इनके बीच में कंसेंसस नहीं बन पाता है, डिसएग्रीमेंट होता है ओवर द पॉलिसीज। तो ऐसे में क्या होता है, सरकारें गिर जाती हैं। तो यही दिक्कत है, कभी कभी ये लोग छोड़कर चले गए और अगर ये लोग अलग होंगे तो सरकार गिर जाएगी, तो ऐसे में अपोजिशन को चांस मिलता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं जब अलायंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो रही है, और आप देखेंगे कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है तो सेंसेक्स भी, आपने न्यूज में देखा होगा कल कि सेंसेक्स भी एकदम से नीचे से तेजी से नीचे चला गया। जब एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस आए थे तो हमने पढ़ा था कि बहुत हाई गया है सेंसेक्स में, 4% का लगभग उछाल आया है, लेकिन यहाँ पर 5.4% लगभग नीचे चला गया है सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है, जो बेंचमार्क्स है आपके स्टॉक मार्केट्स के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि कुछ जगहों पे जहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा है ना, पहले तो आप देख लीजिए यूपी में बहुत ज्यादा लॉस फेस करने के लिए मिला और यही बड़ा रीजन था जिसके कारण सीट्स कमी आई है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला, कर्नाटका, राजस्थान, ये सारे एरियाज है जहां पर बीजेपी को एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा है। एमपी में अच्छी सीट्स मिली है कि आउट ऑफ 29 सीट्स पूरी 29 ही जीता है बीजेपी ने। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी अच्छा विन मिला है बीजेपी को, है ना। कांग्रेस जो है, कांग्रेस लेड इंडिया ब्लॉक ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अब मेजर ये लॉसेस किस लिए हो सकते हैं, लोगों में हाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका इश्यू हो सकता है, इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये सारे मुद्दे थे जिन पर बातचीत ज्यादा नहीं की गई, तो लोग इससे भी नाराज हैं। और ये फैक्टर्स है, वोटर टर्नआउट भी कम था, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टार्क डिफरेंस देखने के लिए मिला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यूपी और एमपी के बीच में तो बहुत सारे मीम्स भी सामने आ रहे हैं, है ना। ऐसा आया था कि इन द वर्ल्ड फुल ऑफ उत्तर प्रदेश बी समवंस मध्य प्रदेश, तो इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी 29 सीट्स जीती गई हैं बीजेपी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इतना स्टिफ कंपटीशन है, तो एक चीज बहुत अच्छी है कि सामने वाली पार्टी पर, ये सामने वाली गवर्नमेंट जो है, इस पर एक प्रेशर आएगा कि अभी जो ऑपोजिशन है वो भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इस गवर्नमेंट पे क्या आएगा, थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और जब कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन लीड्स टू इनोवेशन, मतलब ये पार्टी अब जो बीजेपी है या फिर जिसकी गवर्नमेंट है वो ज्यादा इनोवेशन करने की कोशिश करेगी, अगले 5 साल में ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर इसने काम नहीं किया तो यहाँ पर ये वाली पार्टी भी आ सकती है। और इस पार्टी के ऊपर भी रहेगा ना कि ये पार्टी जब इतनी करीब पहुंच चुकी है तो ये लोग भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमें गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले। तो यहाँ पर चीजें काफी अच्छी भी हुई हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। अब आप देख सकते हैं इस न्यूज में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कुछ अच्छे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस बार मोदी मोदी इज बैक बट इन कोलिशन। इसके बाद जो है मोदी विल बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, है ना। सिर्फ ऐसा अगर आप फैक्टर याद रखें तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू जो थे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंजॉय किए हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ही रहेंगे।
ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा रिवाइवल हुआ है और जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी काफी अच्छे से इमर्ज होकर सामने आई हैं। ठीक है, अगर हमने ये सारी चीजें देख ली, अब किसने कितनी सीट्स जीती हैं ये सब आप कल से न्यूज में देख ही रहे होंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद से बीजेपी को काफी सारे सेटबैक्स फेस करने पड़े, कांग्रेस ने कहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है, ये सारी चीजें दी है। और एक और चीज, एक फैक्ट है कि यहाँ पर ट्यूसडे के जो रिजल्ट्स हैं उसने कॉम्प्रिहेंसिवली कोलिशंस को बैक टू नेशनल पॉलिटिक्स लाकर खड़ा कर दिया है। एक रोबस्ट ऑपोजिशन फॉर्म हुआ है पार्लियामेंट में और यहाँ पे कांग्रेस इज नाउ एंटाइटल्ड टू द ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन पोस्ट, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 के बाद से अब इस बार कांग्रेस को ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट होती है, जो कि कैबिनेट रैंक की होती है, आपने पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ा भी है। और अगर किसी भी पार्टी को अपोजिशन में आना है तो कंसर्न्ड पार्टी को एटलीस्ट 10% वोट जो है वो सिक्योर करने पड़ते हैं। मतलब जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की, मान लीजिए 543 है, तो उसका 10% सिक्योर करना चाहिए उस पार्टी को, तभी वो अपोजिशन पार्टी की रैंक में आती है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने वो चीज भी सिक्योर कर ली है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे इस बार के लिए। फिर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कि 240 बीजेपी के पास गए, टीडीपी और जेडी का जिससे हमने पढ़ रहे हैं, और इसके बाद से शिवसेना है, एलजेपी है, अदर एनडीए जो पार्टनर्स हैं उनकी सीट्स के साथ कोलिशन फॉर्म किया गया है, टोटल 292 सीट्स का। इसके बाद अलायंस फॉर्म किया गया है। कांग्रेस का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी की सीट्स अच्छी हैं, यूपी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, डीएमके जो हो गया आपका द्रविडियम मुनेत्रिया काजिगम, तो इन सब के साथ अलायंस फॉर्म किया गया है। इसके बाद देखिए नेशनल करंट इवेंट्स में कि बीजेपी का जो ग्रिप है वो उड़ीसा में अच्छा खासा स्टैब्लिश हो गया है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके चीफ मिनिस्टर थे नवीन पटनायक, इनका 24 साल का जो टेन्यूर है, 24 साल 89 दिनों का इनका टेन्यूर था, तो वो अब एंड हो जाएगा और यहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म होगा। तो एक नए चीफ मिनिस्टर आएंगे जो बीजेपी के साइड से होंगे। बीजेपी ने यहाँ पर 78 सीट्स जीती है, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस रहा है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट न्यूज में मूव करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के सीएम भी चेंज होंगे। यहाँ पर जो नायडू है सेट टू बिकम आंध्र प्रदेश सीएम फॉर द 4th टाइम। इसकी ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपके तेलुगु देशम पार्टी के से बिलोंग करते हैं, जिसके साथ हमने अलायंस बनाया है। उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है नारा चंद्रबाबू नायडू, इज ऑल्सो सेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम आफ्टर हैंडिंग अ क्रशिंग डिफीट। ठीक है, क्योंकि वाईएस छगन मोहन थे, अब ये रेड्डी आपके वहां आंध्र प्रदेश के सीएम, लेकिन अब ये आ जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आप कुछ चीजें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है 2019 में। अगर आप देखेंगे ऑरेंज वाला पार्ट, तो ये पूरा किसका था, बीजेपी के उसमें था, लेकिन अब किस तरीके से सिनेरियोस चेंज हुए हैं। सो चेंजेस आर नेसेसरी, दिस प्रूव्स दैट चेंजेस आर नेसेसरी। और देखेंगे कि 2024 में यहाँ पर बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था सारी पोजीशंस में, वो किस तरीके से लूज हुआ है, बाकी सारी पार्टीज भी इमर्ज होकर आई हैं, तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ा है इन सारे एरियाज में, आप देख सकते हैं ब्लू कलर से। तो यहाँ पर आप इजिली वेरीफाई कर सकते हैं 6 राज्यों में भाजपा का क्लीन स्वीप है, लेकिन 2019 में 9 राज्य थे और अब 10 राज्यों में कांग्रेस ने सीटें बढ़ा ली हैं अपनी। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आए हैं 2024 में 2019 के कंपैरिजन में। इसके बाद से अगर एमपी का देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में पॉलिटिक्स इन मध्य प्रदेश भी टॉपिक दिया हुआ है, तो अगर वो टॉपिक दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉलेज होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में, नेशनल पॉलिटिक्स में क्या चीजें चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई भी है। ठीक है, फॉलोइंग एन एग्रेसिव कैंपिंग इन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, क्योंकि आप जानते हैं छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सीट थी, आपके फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ वो यहाँ से थे, लेकिन अब उनको भी हरा दिया गया है और यहाँ पर पूरी 29 सीटें किसके पास गई हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के पास गई हैं। तो बीजेपी डिटरमाइंड टू रेस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम द कांग्रेस एंड मेक अ क्लीन स्वीप इन द स्टेट, ये चीज हो गई। इसके बाद से आ जाते हैं सेंसेक्स पे। कल भी हमने सेंसेक्स के बारे में देखा था, बेसिक नॉलेज देखी थी कि स्टॉक मार्केट है आपका, फिर वहां पे सेंसेक्स और निफ्टी क्या चीजें हैं, हम थोड़ा सा आज भी देख लेंगे इसको। तो बेंचमार्क जो है, जैसे कि एग्जिट पोल आने के बाद ही जस्ट ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद ये सीधे तेजी से नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंसेक्स नोज डाइव्ड 4,390 पॉइंट्स और 5.7% फ्रॉम मंडेज रिकॉर्ड हाई, है ना। इसके बाद जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से इतना लॉस हुआ है, तो जो पिछले 4 महीने में जितना भी गेन किया था सेंसेक्स और निफ्टी वगैरह ने, उसके बाद से इतना लॉस हुआ है। जो मेजर कंपनीज है उनके शेयर्स भी डाउन हुए हैं,
तो यहाँ पर एनटीपीसी वगैरह है, उनको स्लम फेस करना पड़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 14.4% के लॉसेस हुए हैं। एलएनटी है, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये ना, पावर ग्रिड हो गया, तो इन सबको बहुत सारे लॉस फेस करने पड़े हैं इसकी वजह से। अगर आप जान ले सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, तो हमने पढ़ा भी था कि जो सेंसेक्स है वो किस लिए स्टैंड होता है, इट स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, सेंसिटिव, यहाँ पर सेंसिटिव इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। और हम जब निफ्टी पढ़ते हैं तो नेट प्लस 50, ठीक है, क्योंकि 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। और सेंसिटिव इंडेक्स जो है आपका, वो कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, 30 स्टॉक कंपनीज को कवर करता है। अगर हम देखेंगे निफ्टी स्टैंड्स फॉर नेशनल 50 है, ठीक है, नॉट 50 नहीं है। और सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव इंडेक्स, टॉप 50 कंपनीज को लिया है, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज को लिया है। इसके बाद से जो एनएसई है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली पे सिचुएटेड है। एनएस फॉर एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एनसीई न्यू दिल्ली, तो ऐसे याद रख लेंगे। और बीएसई जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वो आपको पता ही मुंबई पे है, पहले ये स्टैब्लिश हुआ था और उसके बाद से 1995 में ये आ जाता है आपका निफ्टी आ जाता है, ठीक है, ये है। और फिर हमने देखा भी था कि सेंसेक्स कब ऊपर जाता है, जब आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो सॉफ्ट रहे हैं, लोन्स इजिली मिल रहे हैं। अगर चीप लोन्स आरबीआई के द्वारा दिए जाएंगे तो कंज्यूमर्स जो है वो ज्यादा स्पेंड करेंगे और ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, ज्यादा डिविडेंड्स मिलेगा, जो भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, मोर शेयर्स टू गेट मोर डिविडेंड, ऐसा आएगा। अगर कंट्री में इकोनॉमिक बूम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तब सेंसेक्स ऊपर जाएगा। अगर गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे लिमिट्स बढ़ाती है तो भी सेंसेक्स ऊपर जाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट हमने कुछ चीजें देखी थी कि सेंसेक्स डाउन कब होगा, तो सेंसेक्स डाउन होता है जब आरबीआई की पॉलिसीज जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो और इजिली लोन अवेलेबल नहीं किया करवाया जा रहा है, तब होगा। अगर वॉर है, रिसेशन चल रहा है कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जैसा कि अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है तो इसलिए सेंसेक्स कहाँ हो गया, नीचे चला गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जस्ट इनवर्स ऑफ द जो फैक्टर्स हमने पढ़े कि जिसकी वजह से ऊपर जाता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाइए। अब यहाँ पर सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक पैनल फॉर्म किया गया है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है उनके जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो सही तरीके से बने हुए हैं या नहीं है, या फिर उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेने की, कुछ बदलाव लाने की जरूरत है ताकि जितने भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। जैसे अगर आप देखेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है ना, ये भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में आता है, तो इसको भी एक कमिटी फॉर्मेशन किया गया था हेडेड बाय आर गांधी और उसका नाम रखा था गांधी कमिटी। तो ये भी इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि इसमें जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सेबी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और ये 1988 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से फॉर्म हुआ था, लेकिन इसको एक्ट के थ्रू स्टेटरी स्टेटस कब दिया गया था, वैधानिक निकाय में कब शामिल होता है, 1992 में शामिल होता है। फिर अगर आप सेबी के बोर्ड का चेयरमैन कंपोजिशन देखेंगे तो एक चेयरमैन है, एक ऑफिसर आएगा आरबीआई की साइड से, और वो जो एक चेयरमैन या चेयरपर्सन है करेंटली वो कौन है, मधाबी पुरी बुच है ना। आप इनका फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। एक आरबीआई का ऑफिसर होता है, 2 ऑफिसर्स आते हैं यूनियन गवर्नमेंट से और 5 मेंबर्स आते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरीके का कंपोजिशन है सेबी का। चेयरमैन का जो टेन्यूर होता है या चेयरपर्सन हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि चेयरपर्सन का जो टेन्यूर होता है दैट इज 5 years और अप टू द एज ऑफ 65। इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, वापस से ये रीअपॉइंट होकर आ सकते हैं। करेंटली चेयरमैन कौन है। और अब सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं, तो सेबी का फंक्शन क्या है कि अगर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट पे स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्कैम होगा तो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनमें अल्कोहलिज्म के फिनोमेना, ठीक है, डिप्रेशन के फिनोमेना या सुसाइड रेट्स बढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसे स्कैम्स ना हो और सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी ना आए, इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो आपका सेबी है वो सारे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो उनको भी इनकरेज करता है सेबी की वो आकर इन सारे जो स्टॉक मार्केट वगैरह है उसमें इन्वेस्ट करें। अगर हाउस होल्ड जो है, लोग जो हैं वो कैपिटल मार्केट जैसे कि इस इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं,
तो क्या होगा कि कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं उनको प्रॉपरली लोन्स भी नहीं मिल पाएंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और उन्हें गवर्नमेंट की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा कॉर्पोरेट कंपनीज को, तो उतने ज्यादा लोन्स भी नहीं मिलेंगे। फिर एनपीए वगैरह भी बढ़ता है, अगर ज्यादा लोन्स लेंगे ऐसी कंपनीज, लोन चुका नहीं रही लंबे समय तक, तो बैंक्स के एनपीएस भी बढ़ते हैं, पूरा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है सेबी का एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज को, ऐसी प्लेसेस जहां पर ये सारी चीजें होती है उनको भी रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस, कमोडिटी एक्सचेंजेस, पर्सन्स जो कि इसमें इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। फर्दर कहां पर अपील की जा सकती है? सिक्योरिटीज, अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेन है तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और उसके बाद भी कहां पर अपील की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट पर। स्कोर्स ऑनलाइन पोर्टल है जो कि यहाँ पर सेबी के जो भी रिलेटेड इंसिडेंसेस है उसकी कंप्लेन के लिए स्कोर नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट सेबी जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने, इंटरनेशनल न्यूज में अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स के लिए भी अपने जो डिफेंस है ना, डिफेंस में जगह बनाने की का बोला है कि ऑस्ट्रेलिया विल अलाउ नॉन सिटीजन्स टू ज्वाइन इट्स आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा ऑस्ट्रेलिया की ट्यूसडे को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा है, आप जानते होंगे, अगर आपने मैप में लोकेशन देखा हो तो काफी बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, बट अगर हम पॉपुलेशन यहाँ पर देखें तो सिर्फ 26 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो कि काफी कम है, और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी है, इसलिए ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि नए लोगों को बाहर से भी अवसर दिए जाएं कि वो यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी फोर्स काम कर सके। तो ऐसी सबसे कंट्रीज को प्रेफरेंस दिया गया है। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्रिटेन हो गया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे जो कंट्रीज हैं वो 5 आईज अलायंस करके एक अलायंस है, उसका पार्ट है ये सारी कंट्रीज, तो उनको प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 5 आईज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। जब आपका यूके, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, यूके यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये एग्रीमेंट हुआ था, उसका एक सब्सिडियरी एग्रीमेंट हम बोल सकते हैं 5 आईज, जिसमें सारी इन 5 कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो एक साथ काम करती है, मतलब इंटेलिजेंस अलायंस है इन सबका। तो आप कंट्रीज का नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज दिख रही हैं वो इसका पार्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ समझ में आ गया। और यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से 2 कंट्रीज आपकी नॉर्थ अमेरिका से, यूएस और कनाडा हो गया, और आपका एक यूरोपियन यूके हो गया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम हो गया। इसके बाद से आ जाइए मध्य प्रदेश की न्यूज में। तो मध्य प्रदेश में ये चीज हमने डिस्कस कर ली है कि 29 सीट्स जीती गई, किस तरीके से सिर्फ छिंदवाड़ा की 1 सीट थी और वो भी अब बीजेपी के होल्ड में आ गई है। ठीक है, तो बीजेपी काफी टाइम से ट्राई कर रहा था अपना होल्ड बनाने के लिए इस सीट में भी, अब बीजेपी ने वो सीट्स जीत ली है। एंड यही है, लास्ट टाइम हमारा एवरेज डिफीट मार्जिन कितना था, अब कितना है, तो वो चीजें चेंज हुई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे देश में अलग ही है मध्य प्रदेश, और अकेला बड़ा राज्य बना है जहां पर भाजपा की सभी सीटें जीती गई हैं, और वोटिंग कितनी हुई है यहाँ पर? लगभग 59.26% की, तो वोटर टर्नआउट लगभग 60% रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे अधिक 1.41% जो वोटिंग है वो नोटा को गई है। तो अगर आप नोटा के बारे में जानेंगे, जैसे इंदौर में आप देख लीजिए कि रिकॉर्ड बना है कि 14% जो लोगों ने नोटा पे वोट किया हुआ है ना। तो नोटा की अगर आप बात करें तो ये होता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? नन ऑफ द अबव बोलते हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ पर आप अगर वोट नहीं करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस लिए आप क्या कर सकते हैं? अगेंस्ट ऑल भी वोट कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं स्क्रैच वोट। ठीक है, स्क्रैच वोट भी कहते हैं इसको नोटा को ही, कि आपने लास्ट ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर दिया है, उस बटन को प्रेस कर दिया है, तो आप नोटा पे वोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है कि अगर लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है किसी भी पार्टी का जो डिजर्व करता है टू बी इलेक्टेड, है ना, या किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और आप किसी भी कैंडिडेट से सेटिस्फाई नहीं है और आप जाकर इसमें वोट करते हैं, तो ये दिखाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस पे वोट करेंगे, है ना, तो कोई भी वो जो कैंडिडेट है अगर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर डिजर्व नहीं करता है तो उसको इलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो इस जगह से, किसी पर्टिकुलर एरिया से, रीजन वाइज वो इलेक्ट नहीं होकर आता है, तो वो नेशनल लेवल पर भी नहीं पहुंच पाएगा, और इससे जो नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स है वो क्लीन रहेगा, विदाउट एनी
है ना। ऐसे लोगों को नहीं इलेक्ट किया जाएगा जो क्रिमिनल या इमोरल या अनक्लीन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज प्रमोट होती है तो ज्यादा है। अगर आप देखेंगे पिछले बार कितनी परसेंट वोटिंग थी, जैसे 2014 में 1.3% लोगों ने नोटा पे वोट किया था, 19 में 0.92% लोगों ने वोट किया था, और इस बार का कुछ ऐसा रेशियो है, कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिन लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया है। तो इंदौर ने इस चीज में रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद देख सकते हैं कि सागर में एक पासिंग आउट परेड था, जो आपका अग्निपथ स्कीम है, जिससे अग्निवीर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें महार रेजिमेंट सेंटर में मंगलवार को अग्निवीरों के तीसरे बैच की पासिंग आउट जो ट्रेनिंग थी वो खत्म हुई है, और यहां से 894 अग्निवीर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की और सबसे बड़ा बैच यहां से पास आउट किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम। थोड़ा सा अग्निपथ स्कीम के बारे में देख लेते हैं कि कब लॉन्च हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था, और इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं याद रखनी है, लॉन्च एक्चुअल डेट आपको पता होना चाहिए कि कब लॉन्च की गई थी। अब ये क्या काम करती है, तो यहाँ पर जो भी सशस्त्र बलों की तीनों सेवाएं हैं उसमें कमीशन अधिकारियों की रैंक से नीचे के सैनिकों को भर्ती के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है, तो यहाँ पर दिखाया गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वट वृक्ष है ना, जो 700 मीटर तक फैला हुआ है, और एक साथ इसके नीचे इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ इसके नीचे 5000 लोग समा सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा वट वृक्ष और कहाँ है, तो ये कोलकाता में है ना। एक और अगर ऐसा देखेंगे, कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन के अलावा, बोटानिकल गार्डन के अलावा ये सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के विदिशा के शमशाबाद में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, और वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। अब यहाँ पर एक ही वट वृक्ष, इसकी इतनी खासियत है कि एक साल में यह 2500 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो अगर जितना, वैसे भी ये लोग, ये जो वट वृक्ष होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो इसलिए काफी फेमस है। कहाँ पर है आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। तो आज की न्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।